फॉरेन एक्सचेंज, रिस्क ऑफ जी फॉरेन एक्सचेंज या एक्सचेंज रेट, रिस्क ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, इसको फॉरेक्स भी बोलते हैं। फॉरेन एक्सचेंज को फॉरेक्स भी हम बोला करेंगे, हम मोस्टली फॉरेक्स ही बोलेंगे। इसका मतलब ये है कि अगर आपने किसी और मुल्क की करेंसी में पैसे लेने हैं या देने, तो क्या मसला आ सकता है। मिसाल के तौर पर आज के 3 महीने बाद मुझे डॉलर मिलने हैं, तो मुझे किस बात का डर है, डॉलर का रेट कम ना हो जाए। और अगर मैंने किसी को डॉलर पे करने हैं तो डॉलर का रेट ज्यादा ना हो जाए। तो अगर वो कहेगा कि इसका जो मेन डर है वो रेट के कम या ज्यादा होने का डर, और उसके लिए तो वो बाद में देखेंगे ना कि इसको रेट कम हो जाए तो उसको किस तरह हेज करते हैं। हेज का मतलब सिक्योर करना, मैनेज करना। सबसे पहले आपको ना कन्वर्जन करनी भी आनी चाहिए। वैसे तो आपने IFRS 9 पढ़ा होगा, सबने पढ़ लिया होगा ऑलमोस्ट, और जिसने नहीं पढ़ा तो चलो वो भी साथ थोड़ा सी हेल्प हो जाती है। नहीं, मेरे ख्याल में ये IS 21 है, IS 21 है एक्सचेंज रेट का, हाँ 21 है शायद। तो IS 21 के अंदर जो थोड़ा सा आप इस्तेमाल करते हो, हमने भी वही इस्तेमाल करना है कि किसी भी करेंसी को कन्वर्ट कैसे करना है अपनी होम करेंसी के अंदर। अब होता है ये दो तरह से करेंसी गिवन होती है आपको। सपोज दैट क्वेश्चन गिवन है 200 रुपीज पर डॉलर, 200 रुपीज पर डॉलर। इसको हम बोलते हैं, जो ऊपर लिखा होता है इसको बोलते हैं होम करेंसी या फर्स्ट करेंसी। CNY स्टैंड फॉर करेंसी। और इसको हम बोलते हैं फॉरेन करेंसी या सेकंड करेंसी। यानी जब भी आपको जो रेट गिवन होता है, पहले जो लिखा होता है होम करेंसी और जो नीचे लिखा होता है वो फॉरेन करेंसी। अगर इस फॉर्मेट में लिखा हो इसको बोलते हैं डायरेक्ट कोट। इसे क्या बोलते हैं, डायरेक्ट कोड। डायरेक्ट कोड हमेशा किस फॉर्म में लिखा होगा, होम करेंसी ओवर फॉरेन करेंसी। और हमारे सिलेबस में भी यही है, हमारे सिलेबस में इनडायरेक्ट कोड नहीं है। जैसे ये है, आगे फर्दर स्टडीज के अंदर आप जब जाओगे तो ये है इनडायरेक्ट कोड है, लेकिन हमारे सिलेबस में नहीं है। इनडायरेक्ट कोड क्या होगा, फॉरेन करेंसी ओवर होम करेंसी। जो आपको रेट गिवन होगा ना वो डॉलर पर रुपीज होगा, ना कि रुपीज पर डॉलर होगा। ठीक होगी बात। तो ये तो हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन इसके मैं हिंट साथ साथ आपको बताता जाऊंगा, क्योंकि वो डायरेक्ट करेंसी के या डायरेक्ट कोड के उल्टे होते हैं। ठीक होगी बात। अब अगर मेरे पास सपोज दैट $5000, दो ही पॉसिबिलिटी हो सकती है ना, या तो मैंने किसी के देने होंगे या किसी से लेने होंगे। बात होगी दो केसेस में, इंपोर्ट की बात होगी या एक्सपोर्ट की बात होगी। इंपोर्ट का क्या मतलब है, खरीदना या बेचना, खरीदना। इसका मतलब है आपने यही सोचना है कि आपने फॉरेन करेंसी खरीदनी है। क्या सोचना है, क्योंकि आपने जब इंपोर्ट करना है ना तो डॉलर 5000 खरीद के पे करोगे। सपोज दैट आज के 3 महीने बाद आपने इंपोर्ट करनी है, तो 3 महीने बाद आपको $5000 चाहिए ना पे करने के लिए, तो डॉलर कहां से आएंगे, खरीदोगे, खरीद कर पे करोगे। और एक्सपोर्ट के केस में क्या मतलब है, 3 महीने बाद आपने ना एक्सपोर्ट करना है, आपको एक्सपोर्ट करके $5000 मिलेंगे,
अब $5,000 अपने पास रखोगे या बेच के अपनी होम करेंसी में कन्वर्ट करवाओगे? वो दे दोगे और उसको अपनी होम करेंसी में कन्वर्ट करवाओगे। तो इंपोर्ट का मतलब ये होगा कि आपने फॉरेन करेंसी बाय करनी है, बाय फॉरेन करेंसी। और एक्सपोर्ट का मतलब होगा आपने सेल करनी है फॉरेन करेंसी। ओके की बात? इसमें भी कॉन्सेप्ट सारे चेंज हो जाएंगे, बैकएंड बेस्ड कॉन्सेप्ट वही रहते हैं, लेकिन हम क्वेश्चन वाइज कॉन्सेप्ट बिल्ड करेंगे ताकि पेपर में हमारा सवाल जल्दी हो जाए। अब रेट है सपोज दैट, इसे बोलते हैं स्पॉट रेट, 280 रुपीज पर डॉलर, 280 रुपीज पर डॉलर। मैं कहता हूं मुझे इसको ना रुपीज में कन्वर्ट करके दे, कर लोगे? $5,000 को आपने रुपीज में कन्वर्ट करना है, क्या करोगे? 5,000 मल्टीप्लाइड बाय 280, कितना आंसर आया? आपने तो ये सोचा होगा ये तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन इसके पीछे एक है बात। याद रखें, जब आपने मल्टीप्लाई किया ना तो जवाब किस में आना चाहिए? रुपीज में। किस में आना चाहिए? आपने तो 5,000 और 280 को मल्टीप्लाई किया, ऐसा ही है। मैंने ऐसा नहीं किया, मैंने डॉलर को मल्टीप्लाई किया है रुपीज ओवर डॉलर से। ये क्या था? डॉलर, और ये क्या था? रुपीज ओवर डॉलर। जब मैं आपने कहा ना मल्टीप्लाई किया है, तो मैंने इनको मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास जवाब क्या बच गया? रुपीज। और मैंने इसको किस में कन्वर्ट करना था? रुपीज के अंदर। आपने तो डायरेक्ट ही मल्टीप्लाई कर दिया। इस चीज को याद रखें, जब आपने इस करेंसी को आपस में मल्टीप्लाई करके जवाब अगर रुपीज में आ रहा है तो फिर सही जा रहे हो। अगर करेंसी को मल्टीप्लाई करके जवाब आपका नहीं आ रहा ना तो आप गलत जा रहे हो। ऐसे क्वेश्चन कर लेते हैं, देखते हैं। आपके पास जो पड़े हुए हैं ना, वो पड़े हुए हैं $4,000, ठीक है? जो स्पॉट रेट है ना, या करेंसी का रेट जो चल रहा है, वो चल रहा है $200 पर पाउंड। और मैं कहता हूं कन्वर्ट मुझे करके दो, कन्वर्ट इनटू, जहरी सी बात है डॉलर को डॉलर में तो कन्वर्ट नहीं करूंगा ना, किस में कन्वर्ट करूंगा? और जो करेंसी गिवन है उसके दूसरी करेंसी में कन्वर्ट करूंगा ना। मैं कहता हूं मुझे कन्वर्ट करके दो, इसके पाउंड बना के दो। हाँ जी, कितने पाउंड बनेंगे? उमर, 4,000 मेरे पास डॉलर है, रेट है $200 पर पाउंड, तो कितने पाउंड बनेंगे? अब आपने मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया? अब क्यों नहीं मल्टीप्लाई किया? क्योंकि अब आपके पास, अगर सपोज आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं ना, मल्टीप्लाई, सपोज हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये क्या आंसर आएगा? पाउंड, डॉलर स्क्वायर ओवर पाउंड। क्या आंसर आता? समझ लग रही है? पक्का? हाँ जी। तो हम जब मल्टीप्लाई करते, बाद में मैंने ट्रिकोलॉजी मेथड बताना है, परेशान ना हो। पहले आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पे मेहनत कर ले, किसी को ना समझ, एक बंदे को भी समझ लग जाए तो बहुत होता है। हाँ जी। तो डॉलर स्क्वायर ओवर, तो हमने तो इसको किस में कन्वर्ट करना था? इसका मतलब है हमें अब इस डॉलर को डिवाइड करना पड़ेगा, और डिवाइड आपको पता है ना, मल्टीप्लाइड बाय, ऐसे ही कर जाता है ना बाद में। तो ये डॉलर से डॉलर कैंसल हो गया, हमारे पास पाउंड आ गई। इसका मतलब है जो भी आपको गिवन है आपने उसको उल्टा कर दिया, जो भी आपके पास गिवन था आपने उसको या आपस में डिवाइड किया। तो डिवाइड कैसे किया? 4,000 डिवाइडेड बाय इज इक्वल टू 20। ठीक होगी बात? आपको वापस आपके असल ग्राउंड में ले जाऊं इन दोनों को। हाँ जी। सबसे पहले याद रखें, सेम करेंसी को कभी भी मल्टीप्लाई ना करना, सेम करेंसी को कभी मल्टीप्लाई नहीं करते होते। जैसे
आपके पास ये डॉलर है, इसकी भी ऊपर वाली करेंसी ये रुपीज है, ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं। डॉलर को रुपीज में करवाना, गिवन ओवर गिवन मल्टीप्लाई पे रिक्वायर्ड, याद है ये बात? मुझे बताओ 5000 आपके पास डॉलर है, तो हम डॉलर पे डिवाइड करेंगे और रुपीज से, जरा देखो तो सही, मुझे यहां पर बताओ जरा आप लोग सारे मिलके, ये जो 280 रुपीज पर डॉलर है, बताओ इसमें रुपीज कितने हैं और डॉलर कितने हैं? रुपीज 280 है और डॉलर 1 है। हमारा तरीकाकार क्या होता है? गिवन ओवर गिवन मल्टीप्लाइड बाय रिक्वायर्ड। डॉलर को डॉलर पे डिवाइड करो और रिक्वायर्ड से मल्टीप्लाई करो, ये बात तो पता है ना? डॉलर को डॉलर पे डिवाइड और जो रिक्वायर्ड है उससे। अब यहां पर आए जरा इधर ही, ये आपके पास क्या चीज है? डॉलर। मैं डॉलर को डॉलर पे डिवाइड करूंगा और गिवन ओवर गिवन मल्टीप्लाइड बाय रिक्वायर्ड। अब मेरे पास क्या आ गया? 4000 को डॉलर पे डिवाइड और रिक्वायर्ड से मल्टीप्लाई, ये मेरे पास 20 आ गया। ये बात तो याद है ना कि आपने जब भी करेंसी जिसमें कन्वर्ट करना है उससे मल्टीप्लाई करना है और जो गिवन है उस पे डिवाइड करना है, गिवन ओवर गिवन मल्टीप्लाइड बाय रिक्वायर्ड। कन्वर्ट करने का तरीका ओके है, कर लिया करोगे। इसके कई मेथड है, एक मेथड यानी रट्टे लगाने हैं ना, तो फिर तो मैं आपको कई बता सकता हूं। अगर आपके पास सेम करेंसी है तो डिवाइड, अपोजिट करेंसी है तो मल्टीप्लाई। ऊपर वाली करेंसी देखो, सेम करेंसी है, क्या सेम की मैं बात कर रहा हूं, ये वाली बात, ये और गिवन। अगर ये अपोजिट है तो मल्टीप्लाई, और अगर सेम है तो एक तरीका। दूसरा तरीका ये कि आप लोग चेक कर लिया करो, डॉलर मल्टीप्लाई रुपीज ओवर डॉलर है, तो इसका मतलब है मल्टीप्लाई करने से रुपीज बन रहे हैं तो मल्टीप्लाई कर दो, अगर मल्टीप्लाई करने से रुपीज ना बनते तो डिवाइड कर देते। और जो सबसे आसान तरीका है गिवन ओवर गिवन मल्टीप्लाइड बाय रिक्वायर्ड। मिसाल के तौर पर एक और सवाल कर लेते हैं, और ये अब आपने साथ साथ करना भी शुरू कर दो, कैलकुलेटर निकालो और साथ लिखना भी शुरू कर दो। इससे सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि जो आपका दिमाग थोड़ा थोड़ा बंद होना शुरू हो जाता है वो खुल जाता है। ठीक है, तो निकालो जरा रजिस्टर, पेन, सब कुछ निकालो, कैलकुलेटर भी निकालो। हाँ जी, सबसे पहले है जनाब आपके पास है 3000 येन। पता येन कहां की करेंसी है? चाइना की युआन है, जापान की। येन किसकी करेंसी है? जापान। अब मेरे पास जो रेट है ना, वो रेट है जनाब स्पॉट रेट या कन्वर्जन रेट जो है वो है जनाब 3 येन पर रुपीज। अब मुझे रुपीज में आंसर चाहिए। हाँ जवाब, कितने रुपीज बनेंगे? मैंने करना, कैलकुलेटर किधर है आपका? निकाल लो, या मोबाइल से कैलकुलेटर निकालो। हाँ जी, क्या करूंगा मैंने? कन्वर्ट किस में करना है? रुपीज में, तो रुपीज होगा मल्टीप्लाई, गिवन ओवर गिवन तो 3000 को मैं 3 पे डिवाइड कर दूंगा और रुपीज से मल्टीप्लाई कर दूंगा। मेरे पास जो आंसर आएगा वो 1000 रुपीज आएगा। सपोज दैट मेरे पास 5000 यूरोज है, 5000 यूरोज है, और मेरे पास जो स्पॉट रेट है वो है 140 रुपीज पर यूरो। तो बताओ जी रुपीज कितने बनेंगे? कितने? 7 लाख। और हबीबा इसके यूरो कितने बनेंगे? 5000। क्योंकि यूरो को यूरो में कन्वर्ट करना पेपर में नहीं आएगा, किसी और करेंसी में आएगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या आएगा? 5000। यूरो को यूरो पे डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे जिसमें आपने, अब आप बताएं कौन सा रटा लगाना है? तो रटा कैसे लगाना है कि जनाब सेम करेंसी हो तो मल्टीप्लाई, सॉरी डिवाइड, और अपोजिट करेंसी हो तो मल्टीप्लाई। लेकिन उस वक्त आपने देखना होता है न्यूमरेटर, और अगर गिवन ओवर गिवन मल्टीप्लाई रिक्वायर्ड करना वो आपकी अपनी मर्जी है। ठीक है, कन्वर्ट करने का यही तरीका है। अब अगला सवाल है रेट लेने का तरीका।
आपको जब आप जाओगे ना उधर बैंक के अंदर या एक्सचेंज के पास, जहां पर मनी एक्सचेंजर के पास जाते हो, तो आप कहते हो जी मैंने डॉलर खरीदने हैं या डॉलर बेचने हैं, यही काम करने के लिए जाते हो ना, चाय पीने तो थोड़ी जाओगे। या तो डॉलर खरीदोगे या डॉलर बेचोगे। वहां पर एक रेट लिखा होगा कुछ इस तरह से, सपोज डॉलर की बात कर रहे हैं, उसके बारे में आप अच्छी तरह जानते हो। वहां पर लिखा होता है सपोज दैट 285 से 288, ऐसे रेट लिखा होगा। हम कहेंगे जी मैंने ना वो हमारे सामने रेट लिख कर देते, ये दो रेट लिखे हो, इसका मतलब क्या होगा? अगर वो कहता है कि भाई अगर आप डॉलर बेचने आए हो ना तो 285 पे बिकेगा, और अगर खरीदने आए हो, आपने अक्सर देखा होगा ओपन मार्केट में डॉलर का ये रेट चल रहा है, स्टॉक एक्सचेंज या फलां जगह पर डॉलर का इंटर बैंक की जो ट्रांजैक्शन होती है वो इस रेट पे हो रही होती है। वो क्यों कह रहे होते हैं? वो एक ओपन रेट बता रहे होते हैं, एक क्लोज रेट, मतलब एक खरीदने वाला रेट बता रहे होते हैं, एक बेचने वाला रेट बता रहे होते हैं, और इस रेट को बिड रेट भी कहते हैं। बिड रेट, या इसको क्या कहते हैं? बाय। आप कहेंगे ये बाय, ये तो हमें सस्ता नहीं मिल रहा, ये हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से बताया ही नहीं होता। अगर ये बाय रेट बताया हो ना तो ये नहीं कि हमने खरीदना है, ये उसने खरीदना है, बैंक ने खरीदना है, मनी एक्सचेंजर ने खरीदना है, और इसको क्या बोलते हैं? ऑफर रेट, या इसको कहते हैं सेल। वो ये इसमें ही हमें फंसा सकते हैं, अगर फंसाने की कोशिश की, तो हमने नहीं फंसना, हमने अपने आप को रखना ही एडवांस पोजीशन पे है। बेचेंगे तो कम रेट और खरीदेंगे तो ज्यादा रेट, हमने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से स्टैंडर्ड रखना है। बेचेंगे तो कम रेट हमें मिलेगा और खरीदेंगे तो ज्यादा रेट मिलेगा। डन। अब आए जरा, कहानी स्टार्ट होने लगी आप लोगों के आंखें खोलने वाली। हाँ जी, इंपोर्ट मैंने करनी है या कर ली है, $8,000 की, ठीक है। स्पॉट रेट है, पहले आसान सवाल फिर मुश्किल। 288 से 290 रुपीज पर डॉलर, 288 से 290 रुपीज पर डॉलर। इंपोर्ट है तो मैंने पेमेंट करनी है या रिसीट करनी है मेरे? तो बताएं टोटल पेमेंट कितनी करूंगा इन रुपीज? टोटल पेमेंट इन रुपीज बताएं जरा। हाँ जी, कितना? 2.32 मिलियन, सबका यही आ रहा है। हमने जब पेमेंट करनी है तो ज्यादा पेमेंट करेंगे या कम? ज्यादा। तो ज्यादा पेमेंट तो फिर ऐसे आएगी, अब करेंसी भी अपोजिट है, मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड, मल्टीप्लाई, कितनी अमाउंट आ गई? 232 इतनी मेरी पेमेंट आ जाएगी। अभी करनी है या बाद में करनी है? ठीक है, नेक्स्ट लिखूं, ये समझ लगी? चले आप देखते हैं। एक्सपोर्ट है, अब मैं बात करूं एक्सपोर्ट हो या, एक्सपोर्ट का मतलब ये होता है ना कि मैंने डॉलर मुझे मिलने हैं और मैंने भेज, आपने लोन लिया हो फॉरेन करेंसी में, अगर फॉरेन करेंसी में आपको लोन मिल गया तो उसका क्या करोगे? उसके भी डॉलर बेच के होम करेंसी में कन्वर्ट करोगे। एक्सपोर्ट हो या आपने फॉरेन करेंसी सेल करनी हो, एक ही बात समझी जाएगी। आपने लोन लिया हो फॉरेन करेंसी के अंदर, आपने एक्सपोर्ट किया हो फॉरेन करेंसी के अंदर, या आपने फॉरेन करेंसी सेल करनी हो, एक ही बात समझी जाएगी। ठीक है, आपने कोई 7,000 पाउंड का लोन ले लिया, ठीक है, या एक्सपोर्ट की, स्पॉट रेट है उस वक्त का 50 से 54 डॉलर, सॉरी पाउंड पर डॉलर कर लो,
मैं कहता हूं टोटल रिसीट बताएं मुझे इन पाउंड में बताओगे, डॉलर में बताओगे? डॉलर में। हाँ जी, बताएं जरा। 140 क्या? 140 डॉलर। सबका यही आ रहा है आंसर? आयशा नजर क्या? 140। तैयब क्या जेब? 140। अब देखिए, पहली बात तो ये है, हमें इसको कन्वर्ट करना है। हमें पैसे मिलने हैं या हमने मिलने हैं ना? कम मिलेंगे ज्यादा? कम मिलेंगे। हमने इसको मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड? कन्वर्ट, डिवाइड करना है। अब आप ना, पहले मैं समझाता हूं। आप ऐसा करो, एक दफा ना 50 पे भी डिवाइड कर दो, एक दफा 54 पे डिवाइड करो, और आंसर बताओ कितना आ रहा है। यहाँ 140 और इस पे 130 पूरा। चलो 130 कर लेते हैं। तो मुझे बताओ, आपको तो कम पैसे नहीं मिलने चाहिए सेल के केस में? आप तो 140 लेकर जा रहे हो। देखिए, सेल के एक्सपोर्ट के केस में हम एडवांस पोजीशन में रहेंगे। हमें पैसे ज्यादा आना चाहिए या कम? कम आने चाहिए। तो कम तो 130 है, आप 140 लेकर जा रहे हो। तो इस बात का बड़े ध्यान से, क्योंकि ऐसे इतना आसान नहीं है ये कि आप लोग देखिए, हमने कन्वर्ट करना है, वो रेट लेना है जिससे हम एडवांस पोजीशन में। सेल करने के केस में हमें फॉरेन करेंसी इन रुपीस मिलनी है या इन पाउंड या डॉलर मिलनी है। तो इसके दो तरीके हैं, या तो आप डायरेक्ट कर लो। अब आपने पहले मुझे बताओ, रेट डिवाइड करना है या मल्टीप्लाई करना है? तो ऐसे डिवाइड करेंगे ना आंसर कम आए। ऐसे डिवाइड करो कि आपका आंसर कम है। तो कैसे आंसर कम आएगा? 50 को डिवाइड करने से आंसर कम आएगा या 54 को डिवाइड करने से आंसर कम आएगा? 54 को डिवाइड करेंगे तो आंसर कम आएगा। तो हमने जब इसको कन्वर्ट करना है, इन दोनों में से ना एक रेट सेलेक्ट करना होता है हमने। अगर आपको लगता है ना कि मल्टीप्लाई करके आएगा, फिर आपका दिमाग बिल्कुल सीधा है, सीधे दिमाग से साथ चलो। और अगर आपको लगता है ना डिवाइड करने से आंसर आना है, तो फिर आप देखो कि किसको डिवाइड करेंगे तो आंसर कम आएगा, फिर ज्यादा रेट लेंगे। क्योंकि आपने ये ओवरऑल अगर देखो, लिखा हुआ है एक लिखा हुआ है 50 पाउंड पर डॉलर, और एक लिखा हुआ है 54 पाउंड पर डॉलर। ये तो पाउंड पर डॉलर लिखा हुआ है। डॉलर पर पाउंड करोगे, इसका रेसिप्रोकल लोगे, तो रेसिप्रोकल किसका आएगा? जिसकी ज्यादा वैल्यू है वो कम हो जाएगी। तो हमने फिर वैल्यू कौन सी लेनी है? क्योंकि ये तो आपको इसको मतलब डायरेक्ट कोड तो गिवन ही नहीं थी, आप समझ रहे हो ना? तो ये आपको फॉरेन करेंसी ऊपर गिवन है, क्योंकि ये तो फॉरेन करेंसी होता है, और होम करेंसी नीचे है। और याद रखे, जब भी इंडायरेक्ट कोड होता है काम उल्टा करते हो जाता है। बात समझ रहे हो? अब यह इसके दो तरीके हैं, दो या तीन। या तो आप डायरेक्ट कर लो, मैं किस रेट से मल्टीप्लाई करूं या डिवाइड करूं मेरा आंसर कम या ज्यादा आएगा, एक तरीका। या डायरेक्ट इन दोनों रेट पे कन्वर्ट कर लो, दोनों रेट पे कन्वर्ट करके फिर इस यहां से डिसाइड कर लो। ये काम वो उन लोगों का है जिनको समझ कम लगती है, वो कहते हैं ना मोटे अकल वाले। ये उन लोगों के लिए कि आप ना सोचे, आप डायरेक्ट कन्वर्ट कर दे लाजमी। अगर आपके लिए रिसीट है तो कम आंसर, और पेमेंट है तो एक तरीका। और दूसरा तरीका है डायरेक्ट आप डिसाइड करो, मैंने जो रेट मल्टीप्लाई या डिवाइड करना है उससे मेरा आंसर किससे कम या ज्यादा है। तो इसका आंसर फिर क्या हुआ? 7000 डिवाइडेड बाय 54। हाँ, नहीं नहीं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का भी ताल्लुक है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट से ये पता चलना है कि मैंने सेल करना है या बाय करना है, क्योंकि सेल से मुझे कम आंसर चाहिए और बाय से मुझे ज्यादा आंसर चाहिए। पहले वहां से ये पता चलेगा, अब कन्वर्ट करने से ये पता चलेगा कि ज्यादा आंसर किस रेट पे आएगा और कम आंसर किस रेट पे आएगा, या इंपोर्ट होगा। अभी टेंशन क्यों लेते हैं, हमने प्रैक्टिस ही तरीके को कम ज्यादा नहीं देखना, मैं आंसर को आंसर को देखना है, आंसर को भी नहीं।
आंसर को। देखिए क्वेश्चन देखते हैं। 12,000 दिनार आपके पास है, और जिसके पास वैसे 12,000 दिनार हो वैसे अमीर हो जाता है। जो रेट है, वैसे तो रेट का मैं आइडिया तो नहीं है, मैं वैसे लिख देता हूं। सपोज दैट 1400 रुपए से 1500, ये गलत लिखा गया लेकिन अब लिखा गया तो लिखा रहने दो। ये है मेरी इंपोर्ट, मैंने 12,000 की चीज खरीदनी है, इंपोर्ट करनी है, मुझे 12,000 दिनार देने हैं और रेट चल रहा है 14 से 1500 दिनार। वैसे कब काश ऐसा हो जाए पर रुपीस, 1 रुपया और 1400 दिनार, वैसे आए उल्टा ही। अब मैंने लिख दिया तो मैंने कहा चलो वैसे तो इज्जत है नहीं करेंसी की, चलो क्वेश्चन में दे दें। हाँ जी, मुझे बताओ मेरी एक्सपेक्ट टोटल पेमेंट आएगी या टोटल रिसीट आएगी? टोटल पेमेंट। अब मुझे टोटल पेमेंट बताओ ध्यान से, कोई नहीं, थोड़ा मतलब कोशिश करता रहना तो आई कम वालों को भी समझ लग ही जाती 8 आएगा, 8.5, 8 या 8, 8.57। अब सबसे पहले आसान तरीका वो ये है कि आप ऐसा करो कि इन दोनों के ऊपर ना साइड पे जाकर किसी जगह पे छुप के आप इसको कन्वर्ट कर दो दोनों रेट के ऊपर। अब पहले मुझे बताओ ये कन्वर्ट होते हुए मल्टीप्लाई होंगे डिवाइड, क्योंकि गिवन ओवर गिवन है ना, तो दिनार है तो दिनार को दिनार पे डिवाइड करेंगे। तो आप 12,000 को 1400 पे डिवाइड कर दो और 12,000 को 1500 पे भी डिवाइड कर दो, ठीक है। ये कितना आ रहा है 1400 पे डिवाइड करके, और इसको 8। अब यहां से मैंने पेमेंट करनी है या रिसीट है मेरी? पेमेंट है तो ज्यादा होगी, पेमेंट होगी तो ज्यादा और रिसीट होगी तो कम। मेरा आंसर यहां पर मैं आकर लिखूंगा 12,000 डिवाइडेड बाय, कि उसको ना पता चले कि हमने ऐसा किया है 8.57। ओके। अब दूसरा तरीका जो डायरेक्ट है वो पहले कैसे करूंगा, यहां से मुझे पता चल गया ना कि मैंने डिवाइड करना है। अब मैंने ऐसे डिवाइड करना है कि मेरा जवाब ज्यादा है, क्योंकि पेमेंट करनी है, पेमेंट करते वक्त मेरा आंसर ज्यादा आना चाहिए, और रिसीव करते वक्त आंसर, तो किस अंक वैल्यू पे डिवाइड करूंगा कि मेरा आंसर ज्यादा है? तो कैसे, 1400 पे करूंगा या 1500 पे? 1400 पे। बात समझ गए हो? या दूसरा तरीका करके आप डायरेक्ट कन्वर्ट करो, कन्वर्ट करने के बाद देखो अगर रिसीट है तो उससे कम आंसर, और जो कन्वर्ट होता है वो दो तरीके से होता है, या मल्टीप्लाई या डिवाइड। पूरे फॉरेन एक्सचेंज के अंदर यही मसला आता है, बाकी कोई मसला ही नहीं है। बाकी तो मेथड है वो आप याद, स्टेप है 5-6 हर सवाल के अंदर, वो याद करो, सवाल आपका हो जाएगा। कन्वर्ट करने में थोड़ा सा भी इधर उधर कर दिया, कुछ लोगों का 8 आएगा तो जवाब तो गलत हो गया, पूरा सवाल ही गलत। ठीक है, अगला सवाल लिखूं, चल। आपने एक्सपोर्ट करनी है 5,000 डॉलर, आपके पास स्पॉट रेट है 110 से 112 डॉलर पर येन। तो हमने ये एक्सपोर्ट है तो रिसीट होगी, रिसीट्स इन येन। एक मिनट, कोई नहीं बताएगा, हबीबा बताएगी पहले आंसर, नहीं क्योंकि बस 3 लोगों को अभी तक सही तरह पूरी समझ नहीं लगी, तो मैं कहता हूं कि उनको भी समझ लग जाए। हम बताएं जवाब क्या होगा।
44.6 पिज्जा 44.6 लाइबा कैसे आया 44? अब एक्सपोर्ट है, एक्सपोर्ट की केस में मैंने क्या करना होता है, सेल करना होता है। तो मेरा आंसर कम आना चाहिए, कम आना चाहिए। फिर ये मुझे बताएगा मल्टीप्लाई करना है या डिवाइड करना है, बताओ मल्टीप्लाई करना है या डिवाइड करना है, डिवाइड करना है। मेरा आंसर कम कैसे आएगा डिवाइड करने से, 112 पे डिवाइड करने से। या सबसे आसान तरीका कार क्या है, कन्वर्ट करके रखो, कन्वर्ट दोनों को कन्वर्ट कर लो। इस रेट पर भी ये दो अलग अलग रेट है, दोनों रेट पे साइड पे जाकर अलग अलग कन्वर्ट कर दो, गिवन ओवर गिवन मल्टीप्लाई बाय रिक्वायर्ड। ये $5000 है तो ये भी $110 पर येन, पर येन का मतलब है 1 येन। तो हमने 5000 को डिवाइड कर दिया 110 पे और 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये कितना आया 45। और फिर 5000 को 112 पे भी डिवाइड कर दिया और 1 से मल्टीप्लाई किया, ये कितना आया 44 अब हमने देखा क्योंकि मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूं, मुझे करेंसी मिलनी है तो मिलनी कम है, तो मैं ये लिखूंगा 5000 डिवाइडेड बाय 112 44.6 येन। ठीक है, तो आज का लास्ट कन्वर्जन का तरीका, बाद में तो ये सिर्फ इसके मेथड्स ही हैं और इंशाल्लाह इस वीक में ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाना है। आप मुझे 10 दिन कहोगे ना तो मैं ये 10 दिन ये चैप्टर रिवाइज करवाता रहूंगा, लेकिन आपने ओके करना है कि अब ये चैप्टर हमें 100% आता है। आपको कल असाइनमेंट मिल जाएगी एक, अगर वो आपने असाइनमेंट पूरी कर ली, क्वेश्चन बस वही काफी है, प्लस थ्योरेटिकल के मैं सवालों के आपको निशान लगा कर दे दूं। इसके बाद मैंने जाना है कॉस्ट ऑफ फाइनेंस पे। कॉस्ट ऑफ फाइनेंस मैंने वो चैप्टर आपका तैयार करवाना है, मतलब ये 25 से 30 नंबर आपके मैंने साइड पे करवा देने। ठीक है, उसके बाद बजटिंग के ऊपर तो रिक्वेस्ट थी कि बजटिंग पहले करवाया जाए, तो मैं बजटिंग करवा दूंगा। बजटिंग के भी मैं क्वेश्चन कोई अच्छे क्वेश्चन करवाऊंगा, सारे तो हमने करने नहीं है। 8 एक क्वेश्चन, एक 4 क्वेश्चन कैश बजट के और 4 क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस के, और 2 क्वेश्चन मैं करवा दूंगा कॉस्ट ऑफ सेल और अदर के, जो कोई अदर बजट भी आ जाता है। ठीक है, और फिर मैं 10 सवाल आपको करवा दूंगा इन्वेस्टमेंट अप्रेजल के। इन्वेस्टमेंट अप्रेजल के तो मैं वैसे 4-5 ही सवाल करवाऊंगा, उसके अंदर सारी एडजस्टमेंट मैंने ऐड कर दी। ठीक है, वर्किंग कैपिटल के मैंने 2 ही सवाल करवाने हैं, उसमें ही कवर हो जाएगा सारा। दूसरा जो मैंने 7 तैयारी करवानी है ना, मैंने जो टारगेट बनाया ना आपके लिए, ये रिस्क वाला चैप्टर और 5 फोर्सेस मॉडल वाला वो पूरा चैप्टर, ये मैंने 7 तैयार करवाना है। जैसे ये खत्म करवाऊंगा ना मैं, उसके आपको जो आप पढ़ रहे हो वो आपने लाजमी सिर्फ स्लाइड तैयार कर लो, ना पढ़ो किताब से। स्लाइड तो तैयार कर सकते हो ना, वो स्लाइड तैयार कर लो, उसका मैंने दोबारा ओवरव्यू दे के ना आपको पास पेपर में सवाल लिखने का तरीका बता देना। ठीक है, तो 2-2 चैप्टर करके तैयार करने हैं। पहले ये चैप्टर और साथ मैंने करवाना है 5 फोर्सेस मॉडल, फिर कॉस्ट ऑफ फाइनेंस के साथ मैंने करवाना है आपका जो इंटरनल एनालिसिस वाला अगला चैप्टर होगा वो हो जाएगा। और फिर उसके बाद बजटिंग के साथ मैंने वो बजटिंग क्योंकि बड़ा टॉपिक है, एथिक्स करवा दूंगा। और फिर बाकी जो वर्किंग कैपिटल के साथ मैं चैप्टर नंबर 4 आपका आईटी का है वो करवाऊंगा, क्योंकि आईटी का भी आपको पता है वो डीएसएस सिस्टम, एक्सपर्ट सिस्टम, वो वाला जो आपने I2B में भी पढ़ा हुआ है, उधर भी नहीं पढ़ा और इधर भी नहीं, तो इधर पढ़ लेना। तो कुछ क्वेश्चन है, बल्कि मैं ना क्वेश्चन आपको शेयर करूंगा कोई 8-10 इस तरह से, आपने कल कन्वर्ट करके लेकर बस। ठीक है, और पिछला रिवाइज करके आना है। उसमें अगर आपको लगता है कि रिस्क रेट ऑफ इंटरेस्ट में इशू है या कमोडिटी में इशू है वो भी देख लेंगे। और उससे पहले भी हमने पढ़ा हुआ है, एक लिक्विडिटी रिस्क हमने पढ़ लिया हुआ है, लिक्विडिटी रिस्क एक पढ़ा था हमने, और एक लिक्विडिटी रिस्क, क्रेडिट रिस्क भी पढ़ा था, वो जिसमें उधार पे कोई चीज देनी होती है ना, क्रेडिट लाइन सेट कर लेते हैं, और ये बड़ा